हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए, तो धड़ाधड़ एग्जाम होते चले जा रहे हैं। पहले हमारा जीपेट 2026 कंप्लीट हुआ। अब हमारा CUET PG 2026 भी कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्जाम एनालिसिस की एग्जाम पेपर कैसा था, साथ ही साथ कट ऑफ की थोड़े बहुत प्रिडिक्शन। पेपर तो नहीं मिला है पर प्रिडिक्शन लगा सकते हैं बच्चों के रिएक्शन के हिसाब से। साथ ही साथ कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। बच्चों, मैं पहले क्लियर डिस्क्लेमर लगा देता हूं यहाँ पर, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पॉसिबल है। जब तक आंसर की नहीं आती तब तक एग्जैक्ट क्वेश्चन माना नहीं जाता। तो इस पर आप वाद विवाद ना करें, आप क्वेश्चंस देखें। क्वेश्चन मिलते जुलते रहेंगे, हो सकता है पूरे ऑप्शंस ना हो सकता है कि आपके मतलब ऑप्शंस पूरे मिलेंगे बस सिमिलर नहीं रहेंगे जो आप देके आए हो। बट जस्ट एक आपको रिकॉल कराने की कोशिश, और पूरे क्वेश्चंस नहीं आ पाए हैं। अप्रोक्स 50 क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बट ठीक है, आप लोगों की थोड़ा सा रिकॉलिंग करने के लिए उस हिसाब से CUT PG की फार्मेसी का जो पेपर था उसके लिए सेशन लगाया गया है। तो चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर कि CUT जो PG फार्मा 2026 उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहा। दोस्तों, यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल आप लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से, पेपर मुझे नहीं मिला है, मैं पेपर अगर मिलता तो मैं जरूर बताता। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं और जो डिफिकल्टी लेवल जो मुझे समझ आ रहा है वो आपका डिफिकल्टी लेवल आपका मॉडरेट टाइप का, जीपेट के जैसा है। मॉडरेट में इससे कहूंगा कि यहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ में यहाँ पर मैच द फॉलोइंग और असर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो आपका जो कट ऑफ जो रहने वाला आपका मोर और लेस आपका 150 के आसपास रहेगा, मतलब 160 से 180 के आसपास। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के रॉन्ग होने के या मतलब ड्रॉप होने के चांसेस हैं, या कह सकते हैं कि जो टेक्निकल जो कह सकते हैं उनके साथ में जो कंडीशंस जुड़ी हुई थी उसके कारण उनका आपको 12 मार्क्स तक के आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने जनरल बात बताई। उसके बाद अगर हम बात करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम के समय, मैंने तो एग्जाम पेपर नहीं दी, आप ही लोगों ने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मतलब सेक्शन था। वहां पर टाइम जरूर लग रहा था क्योंकि मल्टी स्टेप रीजनिंग्स थे, उसमें सोचने के लिए टाइम लग रहा था बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा समय आपको लगा, वहां पर फंसे आप थोड़ी देर लेकिन निकल गए। द लिली ट्रेंड, एक सबसे बड़ी चीज आती है कि लिली ट्रेंड क्या होता है कि ये रिसेंट जीपेट के जैसा ट्रेंड रहा। यहाँ पर असरसन रीजन भी देखने को मिले कुछ हद तक, कुछ आपकी मैच दी कॉलम देखने को भी मिले, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिले। तो मतलब सिमिलर टू जीपेट, क्योंकि देखिए CUT PG और जीपेट का अगर सिलेबस के बारे में बात करें, मोर और लेस सिलेबस वैसा ही रहता है जैसा, मतलब दोनों एग्जाम का सिमिलर रहता है, जीपेट और CUT PG का। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ चलते हैं। तो यहां पर अगर देखें सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहा आपका, अगर देखें आप लोगों के एनालिसिस के बेस पर, तो 30% करीब पार्ट फार्माकोलॉजी का था, 25% फार्मास्यूटिक्स का था। ये कम ज्यादा भी हो सकता है बेटा, पेपर आएगा तब एग्जैक्ट पता चलेगा। एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का 15%, कोग्नोसी जूरिस का 20%, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक और मिसलेनियस सब्जेक्ट से 10% के आसपास देखने को मिला। ओके, चलिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं हम लोग। वो तो सब चीज ठीक है कि ऐसा रहा पेपर वैसा रहा पेपर, लेकिन अब क्वेश्चंस कैसे थे, क्या थे। कुछ बच्चों के लिए देखिए ये जो सेशन है आपके लिए तो है ही है, लेकिन आने वाले समय में जो बच्चे जीपैट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या CUT PG 2027 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए खास होने वाला है। क्योंकि यहां से ही आपको एक तरीके का आइडिया लगेगा कि एग्जाम पेपर ऐसा आता है। तो चलिए दोस्तों, यहां से हम एक एक करके क्वेश्चंस, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, टोटल मेमोरी बेस्ड सेक्शन रहेगा आपको। आप इस पर ये मत जाइए कि मेमोरी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो चलिए यहां पर शुरुआत करते हैं, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। कोलोजी भर भर के आई, मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन कोलोजी के देखने को मिले। Which of the following is the drug of choice for the treatment of absence seizure? Absence seizure के लिए कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो फेनिटोइन, कार्बामाजेपाइन, इथोसक्सीमाइड, वेल्प्रोइक एसिड। जहां तक मुझे लगता है इसका जो आंसर होना चाहिए, जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस की बात हो रही ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेंस सीजर, इसमें आंसर इथोसक्सीमाइड होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे को फार्माकोलॉजी इतनी नहीं आती, जितनी आती है उसके बेस पर मैं बता सकता हूं कि यहां पर इथोसक्सीमाइड आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट देखते हैं। यहां पर द GS प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रासेलुलर चेंजेस। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि CUT PG का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर ही था जीपैट से। डिक्रीज साइक्लिक AMP,
इंक्रीज साइक्लिक एमपी, इंक्रीज IP3 एंड DAG एंड ओपन पोटेशियम चैनल। तो यहां पर जो आंसर जो समझ में आ रहा था रेफरेंसेस से देखा, वो आंसर यहां पर इंक्रीज दी साइक्लिक एमपी, क्योंकि यहां पर अगर इंपॉर्टेंट बात है कि इंट्रासेलुलर चेंजेस की बात हो रही है, ठीक है ना, जीएस प्रोटीन कपल रिसेप्टर के थ्रू इंट्रासेलुलर चेंजेस की बात हो रही है, तो उसमें साइक्लिक एमपी बढ़ेगा, तभी जाकर आपको क्या होगा, ये आपको रिसेप्टर मैकेनिज्म देखने को मिलेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The Beljet test is a specific chemical test for the identification for the which of the following phytochemical class, alkaloid, tannins, कार्डियोग्लाइकोसाइड या फिर फ्लेवोनॉइड, किसके लिए होता है? चलिए किसके लिए होता है? चलिए तो करेक्ट, यहां पर करेक्ट आंसर नहीं है ये। तो बेलजेट टेस्ट के बारे में दिमाग में हमारे ध्यान आते ही हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आता है सर बेलजेट। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था यार, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन के बेल जेट किसके लिए? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के लिए। अगर ग्लाइकोसाइड भी होता तब भी चल दिया, यहां पर स्पेसिफिक कार्डियक ग्लाइकोसाइड दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following oral hypoglycemic agent belonging to the sulfonylurea class has the longest duration of action? जी हाँ बच्चों, कौन सा होता है? आंसर करिए आप। ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन, टोल्ब्यूटामाइड, सीटाग्लिप्टिन। तो ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि कैसा है? सल्फोनिल यूरिया क्लास का है और लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो सारे के सारे आपके हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट हैं, ठीक है ना। अब यहां पर आपको सल्फोनिल यूरिया ढूंढना है, तो यहां पर टोल्ब्यूटामाइड, मेरी समझ से क्या है, टोल्ब्यूटामाइड आपका ऐसा सल्फोनिल यूरिया जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शो करता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल F2, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। F2 शेड्यूल से क्वेश्चन जरूर आते हैं, यहां पर भी पूछा गया था। शेड्यूल F2 किसके लिए यूज होता है? ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के लिए, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, ब्लड बैंक्स के लिए या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर सीधा सीधा अगर आप बात करें, ठीक है ना, किसके लिए? सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो मतलब सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो भी रेगुलेशंस होते हैं वो किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं? वो आपके F2 के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, सर्जिकल ड्रेसिंग। ओके चलिए, तो हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन, अरे तो जीपेट इस बार हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन की बहार है, जीपेट में भी खूब भर के आया, यहां पर भी खूब भर के आया। विस्कोसिटी ऑफ इमल्शन, सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन या पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए यूज कर रहे हो बाबू? सिंपल सी, हेंडरसन हेजलवेच का याद दिमाग में आया तो क्या आपका pH इक्वल टू पीके प्लस लॉग आयनाइज अपॉन अनआयनाइज वीक एसिड के लिए, pH इक्वल टू पीके लॉग अनआयनाइज अपॉन आयोनाइज वीक बेस के लिए, pH निकालने के लिए, pH ऑफ बफर सॉल्यूशन। यस, बफर सॉल्यूशन की pH अगर आइडेंटिफाई करना हो तो इसके लिए बेस्ट सुटेबल जो मेथड है वो आपका बेस्ट सुटेबल इक्वेशन है, वो कौन सी है? हेंडरसन हेजलवेच इक्वेशन है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स है। DSC is an analytical technique primarily used in the pre-formulation to determine DSC. ओके, पार्टिकल साइज एंड सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज के लिए जनरली माइक्रोस्कोपी, सेडिमेंटेशन मेथड, आपका बीट इक्वेशन, क्वांटासॉर्ब या फिर आपका कार्ल फिशर फिशर सब्सिडाइजर यूज करते हैं। विस्कोसिटी ऑफ न्यूटन फ्लूइड के लिए आप ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर या फॉलिंग स्क्वायर विस्कोमीटर यूज करते हो। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के लिए आपका सरफेस टेंशन के लिए बहुत सारी मेथड्स होती है मेजरमेंट करने के लिए। आपका कैपिलरी डाइस मेथड है, डिनोवरिंग टेंशियोमीटर मेथड है, और भी कई सारी मेथड होती हैं। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा गौर किया हो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, देखिए प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में इस बार जीपैट से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन यहां पर देखने को मिला। तो ये एक तरीके से मेल्टिंग बिहेवियर या थर्मल बिहेवियर को मेजर करने की एक मेथड होती है। और ये पॉलीमॉर्फ्स, स्पेशली पॉलीमॉर्फ का क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो पॉलीमॉर्फ की स्टडी के लिए और थर्मल ट्रांजिशन को देखने के लिए हम इस मेथड का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, ओके चलिए आपकी तरफ से बी है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग predominantly bind to alpha 1 acid glycoprotein and plasma rather than albumin? अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से कौन सी ड्रग बाइंड करेगी? जो कैसे नेचर की होगी?
एस बेसिक नेचर की होगी, क्योंकि एएजी से जो बाइंड करती है, मैंने पहले ही बताया था, एएजी से जो बाइंड करेगी वो कैसी होगी, आपके बेसिक नेचर की होनी चाहिए। ड्रग कैसी होनी चाहिए, बेसिक नेचर की होनी चाहिए। तो यहां पर वेलप्रोइक एसिड एसिडिक, वारफेरिन एसिडिक और सैलिसिलिक एसिड, लिडोकेन बेसिक नेचर की ड्रग होती है। तो ये तो आप लोगों का सभी बच्चों का आंसर सही होगा इस क्वेश्चन का। लिडोकेन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द फॉलोइंग स्फीयर विस्कोमीटर यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड? जीपैट 2017 का पेपर उठा के देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन निकल के आया था कि फॉलिंग स्फीयर, जो बॉल गिरती है, फॉलिंग बॉल या फॉलिंग स्फीयर, ओस्टवार्ड विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, कप एंड बॉब, ये तो आपके हो ही नहीं सकते। कप एंड बॉब, कॉन एंड प्लॉट, ये तो किसके लिए, आपके नॉन न्यूटोनियन के लिए यूज करते हैं। ओस्टवार्ड नहीं जी, होपलर विस्कोमीटर। होपलर विस्कोमीटर का अल्टरनेटिव नाम है या वेरिएंट कह सकते हैं उसके, किसका, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर का, होपलर विस्कोमीटर, उसमें बॉल गिरता नीचे। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने होप सो कि लगाया होगा, कई बार क्लास में भी कराया था मैंने, वाईटी पर भी कराया था, क्लास में भी कराया था। सिग्मिक एसिड पाथवे इज essential in plants and microorganisms for the biosynthesis of which of the following? किसके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। कार्बोहाइड्रेट के लिए, फैटी एसिड के लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए, या फिर स्टेरॉइड के लिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा बच्चों कि कितना परसेंट क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, थोड़ा सा इससे हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, कि हमने देखिए, आप लोगों ने ही दी, आप लोगों के बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, उनके बेस पर ये तैयार किया गया डेटा। तो कोशिश ये की गई कि बहुत ज्यादा आपको एक्यूरेसी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी करने की कोशिश की हमारी तरफ से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एसेंशियल इन प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके लिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड के लिए। किसकी बायोसिंथेसिस, एरोमेटिक, द सिग्मा पाथवे एसेंशियल इन प्लांट एंड माइक्रो फॉर द बायोसिंथेसिस। तो यहां पर सिग्मिक एसिड पाथवे प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसके लिए यूज किया जाता है, एरोमेटिक अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, the Langmuir adsorption isotherm is based on the theoretical assumption that adsorption occurs as multilayer, monolayer, bilayer, capillary condensation। तो यहां पर क्लियर सा है, Langmuir adsorption isotherm हो या फ्रेंडलिक हो, ये मोनोलेयर के लिए यूज किए जाते हैं, और बीटी जो होता है आपका मल्टीलेयर के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोलेयर, सिंपल सा। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। Which rheological property is defined as isothermal and comparatively slow recovery on standing of material that lost consistency through the shearing? Rheopaxy फास्ट होती है, डायलेटेंसी ये तो आपका टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, डायलेटेंसी टाइम डिपेंडेंट, प्लास्टिसिटी टाइम डिपेंडेंट। रियोपैक्सी और थिक्सोट्रोपी में से होना चाहिए। रियोपैक्सी में टाइम कम लगता है, टाइम जल्दी से रिकवरी हो जाती है, लेकिन थिक्सोट्रोपी में टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों, थिक्सोट्रोपी हो जाएगा। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, थिक्सोट्रोपी। आगे बढ़ते हैं। What fundamental structure ring system is present in the potassium sparing diuretics spironolactone? ओके, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सी रिंग होगी, स्पाइरोनोलैक्टोन। कैसी रिंग, स्पाइरोनोलैक्टोन। आपके किस में होती है, पाइपरिडिन रिंग नहीं, बेंजोडाइजेपिन रिंग नहीं, पाइरिडिन रिंग नहीं, स्टेरॉइडल साइक्लोपेंटाप्रोपिल हाइड्रोफिनाइलथ्रीन रिंग, ये है रिंग। अगर पूरा रिंग का नाम देखा जाए तो स्टेरॉइडल रिंग स्ट्रक्चर होता है किस में, आपके स्पाइरोनोलैक्टोन में। और बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी यहां पर देखने के लिए मिले। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब आगे बढ़ते हैं, इन पार्टिकल साइज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पार्टिकल साइज रिडक्शन कन्वर्टिंग 1 ग्राम ऑफ कोर्स पाउडर टू द फाइन पाउडर। कोर्स पाउडर को आपने फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब बड़े साइज के पाउडर को छोटे साइज के पार्टिकल पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, तो डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया, इंक्रीज होता है बाबू, ये है बी आंसर। लेकिन हम सी और डी को भी चेक करते हैं। इंक्रीज पार्टिकल डायमीटर, पार्टिकल डायमीटर नहीं बढ़ता, पार्टिकल डायमीटर घटता। अनचेंज टू सरफेस एरिया, ये भी नहीं हो सकता, ये आंसर सही लग रहा है। इंक्रीज टू दी सरफेस टोटल सरफेस एरिया, मैं चेक कर लेता हूं, आप भी बताइएगा। चलिए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पाथवे इज competitively inhibited by the sulfonamides to halt bacterial replication? Yes, क्या हो जाएगा आंसर, which of the following biochemical pathway, ठीक है ना, पास सल्फोनामाइड किसको करता, सिग्मिक एसिड पाथवे को नहीं जी, ग्लाइकोलिसिस को नहीं जी,
टीसीए साइकिल को नहीं, ये किस पर अटैक करता सल्फोनामाइड, फॉलिक एसिड सिंथेसिस पाथवे को। ये बहुत चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं सल्फोनामाइड का मोड ऑफ एक्शन से क्वेश्चन आया सीधा सीधा। ओके चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is drug act as a NK1 receptor antagonist and is primarily used as an antiemetic for the chemotherapy induced nausea? Ondansetron, aprepitant, metoclopramide और domperidone वोमिटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। कौन सी? आपके कीमोथेरेपी के लिए इंड्यूस। तो इसमें सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? एप्रीपिटेंट। एप्रीपिटेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यस, कौन सा हो जाएगा बच्चों? एप्रीपिटेंट। एप्रीपिटेंट वह ड्रग होती है जो NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है और एंटीएमेटिक के तौर पर यूज की जाती है कीमोथेरेपी में जो ड्रग इंड्यूस जो वोमिटिंग होती है उसको ब्लॉक करने के लिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग विद देयर स्पेसिफिक सेल साइकिल फेज एक्शन। P इटोपोसाइड, Q हाइड्रोक्सिलूरिया और R पैक्लिटैक्सिक। देखिए यहां पर क्या है कि एंटी कैंसर ड्रग का स्पेसिफिक सेल साइकिल फेज में बताया गया कि कौन सी ड्रग किस में काम कर रही है। तो P मतलब इटोपोसाइड है, ठीक है ना, Q मतलब हाइड्रोक्सीयूरिया और R मतलब पैक्लिटैक्सल है। तो पैक्लिटैक्सल जो होती है यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, नहीं हम इटोपोसाइड से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है ना। ये G2 फेज में काम करती है। हाइड्रोक्सी यूरिया किसमें? एस फेज में, एस फेज पर एक्ट करती है। और ये कौन सी? आपकी एम फेज में एक्ट करती है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं यहां पर क्या है? P मतलब एस, P मतलब G2, नहीं G2 तो कहीं नहीं दिख रहा, G1 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए आंसर में दिख रहा है हमें क्लियर, ए में हमें क्लियर दिख रहा है। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो कौन सा है? ए। A is the right answer of this question। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। What is the correct order of receptor affinity for beta adrenergic receptor among the following catecholamine? अफिनिटी का क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो जनरल फार्माकोलॉजी में भी डाल सकते हैं एड्रेनर्जिक आपको इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपको देखने को मिला कि किसकी अफिनिटी ज्यादा है। तो यहां पर अगर देखें 3 ड्रग है आपके पास, आइसोप्रेनिलिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन, ये 3 ड्रग हैं आपको देखने के लिए मिल रही है। तो यहां पर आइसोप्रेनिलिन की अफिनिटी एड्रेनालिन से ज्यादा होती है और एड्रेनालिन की अफिनिटी जो होती है नॉन एड्रेनालिन से ज्यादा होती है। तो यहां पर जो सीक्वेंस हमें जो समझ आ रहा है, वो जो बन रहा है जो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस ये बन रहा है। आइसोप्रेनिलिन इज ग्रेटर देन द एड्रेनालिन इज ग्रेटर देन द नॉन एड्रेनालिन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट इज एसोसिएटेड विद द सीवर एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉजिंग इंटरस्टिशियल लंग डिसीज व्हेन इनहेलेटेड क्रॉनिकली? कौन करेगा इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा? तो मैग्नीशियम स्टेरेट, जी नहीं। लैक्टोज कोई प्रॉब्लम नहीं करता। माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोजी प्रॉब्लम। टेल्क, टेल्क के पार्टिकल बहुत छोटे रहते हैं, सब डिवाइडेड साइज पार्टिकल रहता है और ये आपका इसको आपका जो नेजल पाथवे वो उसको ब्लॉक भी नहीं कर पाता। आपकी सांस के साथ, आपके इनहेलेशन के साथ आपकी बॉडी में, आपके लंग्स में अंदर पहुंच जाता है और इसके कारण इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज कॉज करता है। तो टेल्क बहुत खतरनाक चीज है अगर एक तरीके से देखा जाए। ओके चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। What is the correct sequence of component in the instrument assembly of standard dispersive IR spectrophotometer? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, किसी भी आपका अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करें, किसी के बारे में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोर्स। तो यहां पर देखिए सोर्स 2 जगह आ रहा है, 3 जगह आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सोर्स के बाद आपकी सोर्स जो के बाद जो लाइट जो जाती है वो किसके ऊपर जाती है? सैंपल के ऊपर। तो देखिए यहां पर सैंपल सेल कहां दिख रहा है? देखिए ये 2 का, यहां पर मोनोक्रोमेटर है, यहां पर आपका डिटेक्टर है। डिटेक्टर तो लास्ट में होता है हमेशा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमें बी लग रहा है, सोर्स, सैंपल सेल, मोनोक्रोमेटर और लास्ट में डिटेक्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड लाइक C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड N
टिपिकली अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रेंज नंबर। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको 3300 से 2700, 2300 से 2100, 1750 से 1650 और 1450 से 1200। तो यहां पर याद रखने ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो आपका इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ऑब्जर्प्शन बैंड मिलता है वो 2300 से 2100 या 2100 से 2300 पे मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब ये स्टोरेज से क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है मैच द प्रोडक्ट विद देयर अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन। अब ये इसको मैच द कॉलम के फॉर्म में नहीं बना पाया, मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन हमें आंसर से मतलब है कि 1 पर इंसुलिन है और 2 पर ओरल पोलियो वैक्सीन है। तो इनके लिए क्या टेम्परेचर रखेंगे? देखिए वैक्सीन और इंसुलिन दोनों के लिए क्या होता है, रूम टेम्परेचर तो कंसिडरेबल नहीं होता, तो रूम टेम्परेचर जहां जहां पर हटा दीजिए, ठीक है। अब यहां पर जो दिया गया है कि यहां पर सी ऑप्शन में दिया 1 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इंसुलिन इतने टेम्परेचर पर नहीं सर्वाइव कर सकता, खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या रखना पड़ेगा, आपको इसके लिए आपको कम से कम कोल्ड टेम्परेचर रखना पड़ेगा। तो ये कोल्ड टेम्परेचर से बियॉन्ड है, तो ये नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर एक ही बच रहा है, आपका 1 to इंसुलिन को स्टोर करना आपको कोल्ड टेम्परेचर 1 to 2 और यहाँ का 1 to 2, ठीक है ना, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी कोल्ड टेम्परेचर है ये आपका, कौन सा कोल्ड टेम्परेचर 2 to 8 इंसुलिन के लिए, और 2 to सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर मतलब -20, इस पर आप ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन को प्रिजर्व करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When administering an intradermal injection, what is the correct sequence of skin layer penetration from the surface inwards? सिंपल सी चीज है, मुझे मैंने क्लास में कई बार बताया था। सबसे ऊपर क्या होती है, एपिडर्मिस, देन डर्मिस, और उसके बाद हाइपोडर्मिस या सबकुटेनियस टिश्यू। ढूंढ लीजिए, एपिडर्मिस पहले कहां दिया, इन दोनों में दिया, इनको हटा दीजिए दोनों को। एपिडर्मिस उसके बाद डर्मिस उसके बाद सबकुटेनियस, ये तो उल्टा दिया हुआ, डर्मिस से पहले सबकुटेनियस, तो ये नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैमेज टू द 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व लीडिंग टू ऑटोटॉक्सिसिटी। आहा, क्या क्वेश्चन है, ऑटोटॉक्सिसिटी काम ही खत्म, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑटोटॉक्सिसिटी कौन करता है, ये तो आपको पता, बच्चे को पता होगा, जिनको थोड़ी बहुत फार्माकोलॉजी भी पढ़ी हो कहीं से कहीं, एडवर्स इफेक्ट तो पढ़े होंगे। तो ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कौन करता है? ऑप्शन है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी अमीनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन सी टेट्रासाइक्लिन और ऑप्शन डी पेनिसिलिन। तो यहां पर क्लियर है, अमीनोग्लाइकोसाइड इसके लिए बदनाम है, इसी के लिए बदनाम है, किसके लिए, ऑटोटॉक्सिसिटी के लिए। आपका जो बहरापन, एक तरीके से क्रेनियल 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, शेड्यूल और डिस्क्रिप्शन। तो शेड्यूल एच कौन सा होता है, आपका प्रिस्क्राइब ड्रग के लिए। शेड्यूल F2 एक और क्वेश्चन आया था, किसके लिए होता है, सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। शेड्यूल O किसके लिए होता है, डिसइंफेक्टेंट के लिए। और शेड्यूल C बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्लियर कट आंसर ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement accurately differentiate the mechanism of losartan from enalapril? losartan enalapril से क्यों डिफरेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्यों? losartan is an ACE inhibitor while enalapril is angiotensin second receptor blocker. enalapril is an angiotensin second receptor blocker. Losartan block the AT1 receptor, angiotensin 1 receptor, while enalapril inhibit the conversion of angiotensinogen 1 to angiotensin 2. Both drugs primarily act by blocking the renin release. Enalapril is associated with the lower incident of dry cough compared to losartan. अब देखिए यहां पर ये सी और डी तो मुझे नहीं लग रहे, यहां पर दोनों में ही ट्विस्ट है, कोई उल्टा लिखा है। तो यहां पर जो लोसार्टन कंडिसार्टन, ये क्या होता है, एंजियोटेंसिन, ठीक है ना, रिसेप्टर ब्लॉकर, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं, टन होता है लोसार्टन कंडिसार्टन, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं।
दूसरी चाल इनालप्रिल। प्रिल क्या होता है? प्रिल ये आपके एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने को इनहिबिट करते हैं। ये बहुत कॉमन ड्रग है आपकी, कार्डियोवास्कुलर बहुत कॉमन ड्रग है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो यहां पर आपको ये क्वेश्चन बच्चों के लिए लड्डू क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। मेरे लिए टफ हो सकता है क्योंकि फार्माकोलॉजी मुझे बहुत नहीं आती, लेकिन आप लोगों के लिए तो लड्डू क्वेश्चन होगा क्योंकि थोड़ा सा भी मोड ऑफ एक्शन का सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following method is specifically used to determine the surface area of powder? इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? सरफेस एरिया। एंडरसन पिपेट मेथड किसके लिए? साइज के लिए यूज की जाती है। काल्टर करंट मेथड वॉल्यूम के लिए यूज की जाती है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी साइज के लिए यूज की जाती है। बेट मेथड ब्रूनर इमेट या फिशर सब्सिडाइजर या क्वांटासॉर्ब ये किसके लिए? सरफेस एरिया के लिए यूज की जाती है। किसके लिए बच्चों? सरफेस एरिया के लिए यूज की जाती है। ओके चलो तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन। क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन टैबलेट का क्वेश्चन है। टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ अ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा तो पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन देखा होगा तो दिमाग में सीधा आएगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट। पिकिंग तो होगा नहीं, स्टिकिंग भी नहीं होगा। ये तो एडेशन वाला कि पंच वाली बात होती तो पिकिंग, डाई वॉल पे स्टिक होता तो स्टिकिंग, मॉडलिंग अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता तो मॉडलिंग। यहां पर हमें कैपिंग दिख रहा है। अगर लेमिनेशन भी होता तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी होता, लेमिनेशन ऑप्शन में था ही नहीं तो कंफ्यूजन की गुंजाइश ही खत्म हो गई। तो आंसर क्या होगा यहां पर? डी। चलिए आइडेंटिफाई द करेक्ट केमिकल नेम्स फॉर विटामिन B2 एंड विटामिन B12। ये अगर क्वेश्चन आया है तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए विटामिन B1 थियामिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल फास्फेट, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। यहां पर क्या दिख रहा है? फॉलिक एसिड, विटामिन B9। देखो सारा दिख रहा है। ये आपका B1, ये आपका B12, ये आपका B2, ये आपका B12, ये आपका B3, ये आपका B5, ये आपका B2, ये आपका B9। आंसर ही आ गया। चलो भैया बी आंसर, सांच को आंच क्या। अकॉर्डिंग टू द BCS क्लासिफिकेशन अ क्लास सेकंड ड्रग। भैया कितनी बार पढ़े हम लोग कि भैया क्लास वन कौन सी होती है? ये होती है देखिए हाई सॉल्युबिलिटी हाई परबिलिटी, क्लास 2 लो सॉल्युबिलिटी लो परबिलिटी, क्लास 3 हाई सॉल्युबिलिटी हाई परबिलिटी, क्लास 4 लो सॉल्युबिलिटी एंड लो परबिलिटी। आंसर बी हो जाएगा। क्या पूछा है? क्लास सेकंड पूछिए तो उसमें कोई शक या शंका की गुंजाइश ही नहीं है। हाई सीलिंग लूप डायरेटिक्स सच एज फ्यूरोसामाइड कॉमनली कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। क्या किसकी कमी ला देता है? हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपर नेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया। देखिए कमी बोल दिया मैंने, ठीक है ना, ज्यादा भी कर सकता है। हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, कमी भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। तो हाइपर कैलेमिया, कैलेमिया मतलब ठीक है ना, हाइपर कैलेमिया, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैलेमिया मतलब पोटेशियम बढ़ा देना, सोडियम बढ़ा देना या फिर कैल्शियम को बढ़ा देना। एक ही दिख रहा है मुझे तो हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी ला देता है। ठीक है, पोटेशियम की कमी ला देता है। पोटेशियम की कमी लाएगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following acidic drug is highly bound to plasma albumin, can easily displace other plasma protein binding leading to toxicity? ठीक है, क्या हो सकता है? लिथियम, वेल्प्रोइक एसिड, जेंटामाइसिन या फिर गाबापेंटिन। यस, तो यहां पर कौन सी है? प्लाज्मा एल्बुमिन। एल्बुमिन से कौन सी बाइंड करती है आपकी? एल्बुमिन बेसिक नेचर की प्रोटीन है तो इससे एसिडिक ड्रग बाइंड करती है। कौन सी ड्रग बाइंड करती है बच्चों? एसिडिक ड्रग। तो यहां पर कौन सी दिख रही है? वेलप्रोइक एसिड दिख रहा है मुझे, तो यहां पर सही आंसर। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, मैच द फॉलोइंग बॉटनिकल ड्रग्स विद देयर करेक्ट बायोलॉजिकल फैमिलीज। मैच द फॉलोइंग था लेकिन ऐसे सीक्वेंस में बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिल, सैंडलवुड और रोजमेरी। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर दिल जो होता है एपियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एपियेसी फैमिली से। दिल हमारा एपियेसी में आता है।
सैंडलवुड आपका सैंडल, सेंटलेसी, क्लियर दिख रहा है, सेंटेलेसी। रोजमेरी लेमिएसी में आता है, किसमें आता है, लेमिएसी में आता है। तो आंसर हमारा तो ए क्लियर दिख रहा है मुझे तो। अब आपने क्या दिया है आप जानो, ठीक है। चलिए, द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन of the calcium channel blocker amlodipine is primarily due to its elimination half life of approximately, मतलब elimination half life पूछ ली, ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो एलिमिनेशन हाफ लाइफ एम्लोडिपिन की क्या होती है, 2 to 4 आवर, 8 to 12 आवर, 30 to 50, 100 to 120। ये 100 to 120 बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये तो नॉर्मल हाफ लाइफ होती है, ये चलेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि एलिमिनेशन हाफ लाइफ, यहां पर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। देखिए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, देखिए हाफ लाइफ ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा है तो बहुत खराब होती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी के चांसेस हो सकते हैं। तो यहां पर एम्लोडिपिन की जो हाफ लाइफ मुझे समझ लग रहा है कि ये तो बहुत कम हो जाएगी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, ये हाफ लाइफ ठीक है चलेगी 30 to 50 आवर। 30 to 50 आवर एम्लोडिपिन की हाफ लाइफ होती है, जो कि बेसिकली आपके उसके लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाब्यूमेटॉन इज कंसिडर्ड अ यूनिक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, NSAID, नाब्यूमेटॉन, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट एंड स्ट्रक्चरली लैक अ नेप्थाइल रिंग, कीटोन रिंग, फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप। क्या ग्रुप नहीं होता, चलिए। तो बच्चों यहां पर फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लैक होता है, स्ट्रक्चरली लैक होता है फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके चलिए, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कौन सा बच्चों, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेनिकोल वाज ओरिजिनली आइसोलेटेड फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल सोर्स। सोर्स आया बैक्टीरिया, आपका सोर्स पूछ लिया गया, किसका सोर्स पूछ लिया गया, आपके एंटीबायोटिक कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरोफिशियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, बैसिलस पोलेमिक्सा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली। तो जो आपका क्लोरामफेनिकोल का जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली होता है। ओके चलिए, द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैटलाइज द मेजर रेट लिमिटिंग एंड कमिटेड स्टेप। ये क्वेश्चन मुझे अभी भी ध्यान है कि जीपैट के पहले एक सेशन लिया था हम लोगों ने, और ये शायद क्वेश्चन डिस्कस हुआ था ऐसी कुछ। तो यहां पर जो रेट लिमिटिंग स्टेप के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का, जो रेट लिमिटिंग स्टेप होती है उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, एल्डोलेज या पाइरुवेट काइनेज। आपने क्या आंसर दिया, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यस। ओके चलिए, अब आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पायरिलिडीन एल्केलॉइड्स, एट्रोपिन, ट्रोपेन, क्विनिन, जी नहीं, रसरपिन भी नहीं, हाइग्रिन, हाइग्रिन इज द पायरिलिडीन एल्केलॉइड, ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए, what is the primary chemical constituent responsible for the characteristic odor and flavor of कैसिया बार्क। कौन सा पार्ट होता है कैसिया बार्क में, यूजिनियोल, जी नहीं, लिनोलोन, ये भी नहीं, कार्बन, ये भी नहीं होगा, ये सिनेमल्डिहाइड। जो आपका कैसिया बार्क की जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो स्मेल होती है या फ्लेवर होता है या एसेंस होती है, वो सिनेमल्डिहाइड की प्रेजेंस के कारण होती है। किसके कारण, सिनेमल्डिहाइड के प्रेजेंस के कारण होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। In mass spectrometry, which fundamental rule is utilized to determine if a molecule contain an odd or even number of nitrogen atom based on its molecular INP। यहां पर सीधा पूछ रहे हैं क्या होगा, नाइट्रोजन रूल, मैकलाफर्टी रीअरेंजमेंट, स्टीवंस रूल्स या इवन इलेक्ट्रॉन रूल। सीधा सीधा है नाइट्रोजन रूल, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं सकती, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। In IR spectrum, a broad and strong absorption band in the range of 3200 to 3600 centimeter inverse is heavily indicative of which of the functional group। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, 32 से 36 पूछा गया है। क्या होगा यहां पर, सीधा सीधा आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए इंडिकेट किया जा रहा है।
किसके लिए इंडिकेट किया जा रहा है दोस्तों? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए इंडिकेट किया जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 42। द डोजेज ऑफ phenobarbital मस्ट बी केयरफुली एडजस्टेड इन neonates कंपेयर टू adult primarily because neonates have, सीधी सीधी आंसर है कि neonates के पास क्या दिक्कत होती है कि neonates के पास उसका जो एलिमिनेटरी सिस्टम, मैंने क्लास में भी पढ़ाया कई बार और आपने पढ़ा भी होगा फार्माकोलॉजी में, जो आपके neonates रहते हैं, नवजात रहते हैं, उनका एलिमिनेशन जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। तो जिसके कारण एलिमिनेशन सिस्टम में आपका एक्सक्रीशन और मेटाबॉलिज्म आती है। तो यहां पर अगर बात करें तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए, डिक्रीज हेपेटिक एंजाइम, हेपेटिक एंजाइम नहीं होते, बनते ही नहीं, डिक्रीज क्या होते ही नहीं, कम होते हैं। तो इसलिए ये आंसर हो सकता है। लेकिन हम तीन ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीज द रीनल क्लियरेंस, तो डिक्रीज होना चाहिए था। डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है इसका डोज का। इंक्रीज द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये भी नहीं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपका ड्रग का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसका डोज कम किया है, या फिर प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए डोज कम किया जाता है न्यूनेट्स में। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए इज द राइट आंसर। In the tricarboxylic acid TCA cycle, the conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate acid is catalyzed by the which of the following enzyme? नाम से समझ में आ रहा है, आइसोसिट्रेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? अल्फा कीटोग्लूटारेट, सिट्रेट सिंथेटेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट, एकोनाइटेज या सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट। देखिए, ज्यादातर जो एंजाइम्स के जो नाम दिए गए हैं उनकी सबस्ट्रेट के बेस पर दिए गए, वो किस सबस्ट्रेट पर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो आइसोसिट्रेट है वो उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन रिमूवल होगा, ऑक्सीडेशन होता है, तब जाके अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है। तो यहां पर जो आंसर क्या होगा? डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेट इज द राइट आंसर। ओके, चलिए। Which empirical rule states that the phase in which the emulsifier is more soluble constitutes the continuous phase of the resulting emulsion? ये क्लास में मैंने कई बार पढ़ा है कि एक ऐसा रूल होता है जिसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि सर्फेक्टेंट या एमल्सिफायर कौन सा यूज करेंगे कि स्टेबल एमल्शन बनाने के लिए। स्टोक्स लॉ तो सेडिमेंटेशन से रिलेटेड होता है। ओस्टरवाल्ड राइपरिंग सस्पेंशन के ऊपर पार्टिकल ग्रोथ कैसी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। फिक्स लॉ डिफ्यूजन के लिए होता है। तो बच क्या रहा है हमारे पास? केवल एक ही बच रहा, बैनक्रॉफ्ट रूल। मैंने कई बार बताया कि बैनक्रॉफ्ट रूल ये बोलता है कि जिस फेज में किसी इमल्सिफायर की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वो उसकी कंटिन्यूअस फेज बन जाता है। ये एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट यही है बैनक्रॉफ्ट रूल का। लेकिन हम ये कहते हैं कि इमल्सिफायर का जो सिलेक्शन करते हैं उसके बेस पर करते हैं कि किस फेज में ज्यादा सॉल्युबल है। जिस फेज में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो उसकी एक्सटर्नल फेज की तरह कंसीडर की जाएगी। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most abundant phytosterol found in the plant cell membrane? फाइटोस्ट्रॉल पूछा गया है, क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल, अर्गोस्ट्रॉल, बीटा सीटोस्ट्रॉल और स्टिग्मास्टेरॉल। तो प्लांट सेल मेम्ब्रेन में कौन सा सबसे ज्यादा मिलता है? एनिमल का बोलते तो कोलेस्ट्रॉल हो जाता, लेकिन यहां प्लांट की बात हुई तो बीटा सीटोस्ट्रॉल प्लांट में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, चलिए। स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। देखिए, नॉन सुपरइम्पोजिबल, ये काम खत्म हो गया। स्टीरियोआइसोमर है लेकिन इमेज कैसी है? नॉन सुपरइम्पोजिबल है। तो उसको क्या बोलेंगे? डायस्टीरियोमर्स, क्या बोलोगे? इनेंशियोमर, एपीमर या फिर कॉन्फोमर्स। ओके, तो यहां पर क्लियर हमें दिख रहा है कि इनेंशियोमर जो है आपका क्लियर दिख रहा है यहां पर कि इनेंशियोमर की डेफिनेशन जो ये होती है कि इनेंशियोमर आर दोज स्टीरियोआइसोमर दे हैव नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज। दोनों का जो पेयरिंग होती है नॉन सुपरइम्पोजिबल रहती है। इस तरीके से, अगर मैं हाथ को बोलूंगी इस तरीके से, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है लेकिन नॉन सुपरइम्पोजिबल है। ओके, चलिए। Knowing that pK value of drug is most helpful to determining its shelf life, degree of ionization at a given physiological pH, optical rotation, melting point। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया आपका, पीके वैल्यू, पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, वही रिकॉल करनी पड़ेगी हमें। तो यहां पर पीके के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, क्योंकि पीके का पीएच के साथ रिलेशनशिप मिलता है और पीएच और पीके का रिलेशनशिप से हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकालते हैं। सेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी के लिए आरएनएस इक्वेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है गिवन फिजियोलॉजिकल पीएच पर, उसके लिए हम पीके कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो पीके इज वेरी यूजफुल फॉर द
डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज आयोनाइजेशन एंड डिग्री आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग। ओके, चलिए चलिए बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको कुछ रिकॉल हुआ होगा बहुत सारी चीजें। तो ये सेशन उसी के लिए था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके कि पेपर कैसा आया था, और आने वाले बच्चों के लिए भी ये सेशन जरूरी था क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि सीयूटी पीजी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मजा आया होगा इस सेशन में, और आगे भी इस तरीके के सेशन लाते रहेंगे। आप लोगों के एग्जाम्स और भी होंगे तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज हम लोग वैसे भी लेकर आए हैं, जैसे आपके जीपेट में भी लेकर आए, अब सीयूटी पीजी में भी, और आने वाले एग्जाम्स में भी हम कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए इस तरीके का डिस्कशन रखें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, टेक केयर।